नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान अफरोज़ा राथर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहलम से चिनाब तक। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ARTO बारामूला मुदस्सिर अहमद वानी JKAS। सर, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, आजकल हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन हादसात से बचाव के लिए आम शहरियों को किन ट्रैफिक उसूलों पर अमल करना चाहिए? देखें, आपने सही बताया। मैं आपके साथ लास्ट 5 ईयर का डाटा थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा जो हमारी यूटी का है। पिछले 5 सालों में लगभग 28,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 28,000 एक्सीडेंट्स में लगभग 4,000 से ज़्यादा जो है वो डेथ्स हुई हैं। आप हैरान होंगी कि ज़्यादातर इन डेथ्स में जो है रीज़न जो रहा है वो ओवर स्पीडिंग का रहा है। तो आपने सही कहा, ट्रैफिक वायोलेशंस जो हैं बिल्कुल डिपार्टमेंट्स जो हैं आप देख रहे हैं टोज़ पे होते हैं, चाहे JKP है अपना ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या हमारा MVD डिपार्टमेंट है। चालान करने के बावजूद भी, एक्शंस करने के बावजूद भी अभी भी वायोलेशंस जो हैं हो रही हैं। लोग अभी भी ट्रैफिक कानून को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज फॉर्चुनेटली हमारा जो है रोड सेफ्टी मंथ वो भी चल रहा है जनवरी 2026 में। हमने बहुत सारी अवेयरनेस भी की है। मुद्दा सिर्फ यही है कि लोग जो है अपने घर से ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की जिम्मेदारी जो है शुरू कर लें। जब तक हम घर से ही खुद अपनी गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट या चाहे हेलमेट वगैरह जो भी है रेगुलेशंस को फॉलो करना है नहीं करेंगे तो शायद हम बाहर भी दूसरे को मैसेज नहीं दे पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमारी सोशलाइजेशन भी जो है बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। आप देखें, गाड़ी में सपोज़ मेरे बच्चे हैं, मैं अगर गाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी तो नेचुरली कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं कि सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी नहीं है। तो मेरा सीट बेल्ट पहनना एक तरह की सोशलाइजेशन देता है, ट्रैफिक रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, प्लस एक एजुकेशन भी हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करना है। सीट बेल्ट पहनना कोई ज़्यादा सख्ती वाली जो है मुसीबत वाली चीज़ नहीं है। इवन मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, आजकल जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं इनमें एयर बैग्स हैं। किसी गाड़ी में आपने देखा होगा 2 हैं, किसी में 4 या किसी में 6 प्लस ज़्यादा भी होते हैं। ये सब एयर बैग्स जो हैं ये इनका फ़ायदा ये है कि आपको ये जब एक्सीडेंट होता है ये विदिन सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स ही जो है ये खुल के इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। बट इसके लिए सीट बेल्ट लगा होना ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी कितनी भी महंगी होगी, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और गाड़ी जो है क्रैश कर जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस ज़मन में आपके जो एयर बैग्स हैं वो ओपन नहीं होंगे और फिर सीरियस इंजरीज भी होती हैं, ग्रीवियस हो सकती हैं, प्लस डेथ भी हो सकती है। अगर उसी ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहनी होगी तो फौरी तौर पे सीट जो हमारा इसमें एयर बैग्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो गोया सीट बेल्ट का एयर बैग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसलिए ये भी एक बड़ी सेफ्टी है कि सीट बेल्ट पहनना ना ही एक ट्रैफिक की जो है इम्प्लीमेंटेशन है, बल्कि आप अपनी गाड़ी में बैठ के एक बहुत बड़ी आफत से बच सकते हो। जी। ट्रैफिक आगाही माह का भी आपने जिक्र किया सर, क्या मकसद है और आवाम जो है किस तरह से हिस्सा ले सकती है इसमें? देखिए, रोड सेफ्टी मंथ जो है वो इसीलिए मनाया जाता है जिसमें बहुत से पैरामीटर्स इसमें रखे जाते हैं, जिसमें एक अवेयरनेस का है। मकसद यही है, जैसे मैंने आपको एक फ़िगर बताई, अनफॉर्चुनेटली ये फिगर्स जो है उस मेयार से डाउन नहीं आ रही हैं जिस मेयार से डाउन आनी चाहिए कि इतना अवेयरनेस के बावजूद भी लोगों को चालान्स होते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ चालान करना नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि चालान से जो है कोई डिपार्टमेंट हमें टारगेट भी नहीं देता है कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। हमारा मेन टारगेट है रोड सेफ्टी,
कि एक्सीडेंट्स कितने कम हुए, हमारा फोकस वो है। लोगों की कितनों की जान हम बचा पाए, हमारा फोकस वो है। तो जैसे मैंने आपको कहा, इस सिलसिले में अवेयरनेस, चाहे हमारे जितने भी सोमो स्टैंड्स हैं, अब आज हाल ही में हमने सोपोर में एक रोड शो किया। मकसद यही है कि लोग समझें कि रोड सेफ्टी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ना ही सिर्फ ड्राइवर के लिए है, इसमें जो पैदल चलने वाला इंसान है ये उसके लिए भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो ड्राइवर जो ठीक तरह गाड़ी चलाता है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। एक की गलती जो है वो जो ठीक गाड़ी चलाता है वो उसके लिए भी वो डेंजरस हो जाती है। तो ये फेटल एक्सीडेंट्स, ये बाकी चीज़ें, ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। जैसे मैंने आपको कहा, जो डेथ्स हुई हैं पिछले 5 साल में, उनमें सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है पैरामीटर देखा गया कि किस वजूहात पे हुई हैं। तो रीज़न था ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग को आज भी बहुत सारे लोग जो हैं कैजुअली लेते हैं, इवन के चाहे कमर्शियल गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो। तो हम हर जगह जाके अवेयरनेस देते हैं, खासकर हमारे जो सोमो स्टैंड्स के ड्राइवर्स हैं, हमारे बस ड्राइवर्स हैं, मिनी बस हैं, और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, हम हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप संभल के गाड़ी चलाएं। तो अवेयरनेस इसका अहम पहलू है, प्लस उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन है। चाहे हम जितना भी प्रचार करें, इंटरव्यूज़ दें, कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन वापस घर पहुँचें और उसमें से किसी भी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट ना करें, अपनी डेली लाइफ में ना लाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है किसी लेवल पे पहुँच सकते हैं। हमारा जो स्टेटस जो आज का है, बल्कि उससे भी हम नीचे बिगड़ते जाएंगे। हमारी फिगर्स जो हैं कैजुअलिटीज़ में, ग्रीवियस इंजरीज़ में एंड डेथ्स में जो है ये बढ़ती जाएंगी। तो मैंने आपको जैसे कहा कि डिपार्टमेंट का मकसद सिर्फ ये है कि हम किसी तरह भी चालान और ये वाला रेवेन्यू जनरेट ना करें, बल्कि रोड सेफ्टी में जो है लोगों की जान बचाने में हम अहम रोल अदा करें। तो इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। नौजवान और तलबा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी का, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा ताकि वो जिम्मेदार ड्राइविंग को अपनाएं? बिल्कुल आपने सही बताया। ये जो फ्यूचर है हमारी सोसाइटी का, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस गाड़ी जो लाइसेंस है खासकर, वो सिर्फ एक परमिशन नहीं है कि आपको परमिशन मिल गई और जो मर्जी जिस हिसाब से आप गाड़ी चलाओगे। बेसिकली लाइसेंस को एक जिम्मेदारी भी समझना है कि अब मुझे जो लाइसेंस मिल गया, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाऊंगा, बल्कि अब मुझे जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलानी। सर, हमने ये भी देखा है कि लोगों को जब कम फासला उनको तय करना होता है, उनका ये होता है कि सीट बेल्ट ज़रूरी नहीं है या हेलमेट ज़रूरी नहीं है, मुझे बस यहाँ तक ही जाना है। इस पे आप रोशनी डालिए। ये छोटी डिस्टेंस या बड़ी डिस्टेंस का यहाँ पे जो है कोई भी पैरामीटर नहीं है। आप गाड़ी में बैठ गए, बस आपको सीट बेल्ट पहननी है। आप बाइक पे बैठ गए, आपको हेलमेट पहनना है। तो ये चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं अक्सर बाइक चलाते हैं, लगभग हर घर में आज बाइक है। काफ़ी हद तक देखा गया कि जो हेलमेट यूज़ करते हैं वो भी अच्छा नहीं करते हैं, वो भी पुअर क्वालिटी का। कभी कभी तो वो हेलमेट उसको बता भी नहीं सकते कि वो हेलमेट है, जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चालान। उनके लिए वो सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट चालान को बचाने के लिए वो सोच रहे हैं। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा हेलमेट लें। BIS सर्टिफाइड हेलमेट आते हैं, वो लें, क्योंकि इसके साथ जो है आफ्टर ऑल आपकी प्रोटेक्शन है। आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं कि जो ये कम उम्र बच्चे जो है ड्राइविंग करते हैं, तो वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? देखें, इसमें ऑलरेडी स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो फ्रेम हुए हैं। लेटेस्टली मैं आपको बताऊं, जो भी माइनर ड्राइवर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग की, उसमें 6 मंथ की जो है जेल अनाउंस की फादर को। तो माइनर्स जो ड्राइव कर रहे हैं ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। इसमें 2 तरह की गलती है। पहले तो आपका माइनर जो है मैच्योर नहीं होता, वो जिम्मेदारी समझ नहीं सकता। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब माइनर जो है कहीं एक्सीडेंट कर लेता है, नुकसान पहुंचा लेता है, तो फिर वो स्पॉट पे रहता भी नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं समझता कि आप किसी की हेल्प करें। चलो सपोज एक्सीडेंट हो गया
उस जो ज़ख्मी है, इंजर्ड है, उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाना। तो क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, सब चीज़ें नहीं है, तो वो स्पॉट से वो भाग जाते हैं। तो इसमें फिर केसेस भी डिफरेंट लगती हैं, दफ़ाएं भी डिफरेंट लगती हैं, फिर उनके घर वालों भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेहतर है, काउंसलिंग ज़रूरी है। बच्चा जब तक लाइसेंस होल्डर ना बने, हम यहाँ कश्मीर में उल्टा करते हैं। हम पहले शोरूम से बाइक लाते हैं, उसको घर में बेटे को देते हैं और उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए पेरेंट्स को, हम सबको, कि सबसे पहले जो है हमारे पास लाइसेंस हो, ताकि उसके बाद जो है हम उसी हिसाब से गाड़ी जो है अपने बच्चों के लिए ला पाएँ। तो ये ज़रूरी है, इसमें अमल करने की ज़रूरत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का देखें हम, या हम रजिस्ट्रेशन का देखें, उसके बारे में आप हमें जानकारी दें। देखें, डिपार्टमेंट में तकरीबन सभी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन हैं। लगभग 45 प्लस सर्विसेज हमारी हैं, वो सब ऑनलाइन हैं, छोटी मोटी मिला के। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी ऑनलाइन है। इसका प्रोसीजर जो है बड़ा सिंपल है। पहले लर्नर लाइसेंस जो है वो निकालना है, उसके बाद 1 महीने का टाइम लाइन रहता है, उसके बाद स्लॉट पकड़ सकते हैं। तो इसमें मैं आपके ज़रिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमें स्लॉट मिल नहीं रहा है, स्लॉट बंद है, इवन कि वो ये बोल रहे हैं स्लॉट बंद है। तो मैं आज आपकी तरफ से, इस फोरम की तरफ से वहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि स्लॉट बंद नहीं रहते हैं, स्लॉट बुक हो जाते हैं। तो इसलिए आप आज के वक्त में जो है बारामूला ज़िले में अप्रैल का स्लॉट जो है लोग ले रहे हैं। तो स्लॉट जो है लोग बुक कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर स्लॉट तब बुक कर सकते हैं जब आपका लर्नर का 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट स्लॉट पे लोग आ जाते हैं। नया हमने ट्रैक रखा हुआ है, हदायत मिली है कि एस ट्रैक में जो है ड्राइविंग टेस्ट लिया जाए। तो एस ट्रैक में ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है और जिस तरह से लोग पास होते हैं, रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली अपडेट होता है। अपडेशन के बाद लोग इमीडिएटली उसी वक्त जो है, जैसे अप्रूवल आ जाता है, तो लाइसेंस अपना डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि लाइसेंस प्रिंटिंग का काम जो है ये एक फर्म को दिया गया है, ये आउटसोर्स हुआ है, तो ये उस फर्म की जिम्मेदारी है कि वो विदिन 15 डेज जो है वो लाइसेंस जो है बाय पोस्ट डिलीवर करे लाइसेंस होल्डर के घर में। सर, अभी आपने कहा ये अब एक फर्म को दिया गया है ये लाइसेंस का, लेकिन ये शिकायत आ रही है कि वो टाइम पे डिस्पैच नहीं कर रहे हैं लाइसेंस को। बिल्कुल, बहुत जगह से ये शिकायत आई है कि कहीं ना कहीं डिले हो रहा है फर्म से। हमने भी पहले ये इशू जो है अपने डिपार्टमेंट से टेकअप किया है। हम आइंदा भी जो है ये टेकअप करेंगे, ताकि जो है ये लोगों की मुश्किलात का अजाला बहुत जल्द हो जाए। रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड, सर इसके बारे में आप आवाम को आगाह करें। देखें, जो हमारा RABF है, और ये फंड जो है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उन लोगों के लिए जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ होती है, या ग्रीवस इंजरीज़ हैं, या माइनर इंजरीज़ हैं, या डिसेबल हो गए एक्सीडेंट में। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा और अपने लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो फंड है ये सभी तरह के ड्राइवर्स के लिए है, चाहे प्राइवेट ड्राइवर है, कमर्शियल है, बस है, ट्रक है, किसी भी तरह की गाड़ी चलाता था और इंजर्ड हो गया या डिसेबल्ड हो गया या उसकी डेथ होगी, तो ये सभी के लिए है। इसमें क्लासिफिकेशन ऐसे समझनी चाहिए, 1 लाख रुपया इसमें उन लोगों को दिया जाता है जिनकी डेथ हो जाती है, 75,000 उनको दिया जाता है जो डिसेबल्ड हो जाते हैं, 50,000 मिलता है उन लोगों को जिनकी ग्रीवस इंजरीज होती हैं, जो ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, और 10,000 इनको मिलता है जो माइनर इंजरीज में आते हैं। तो इन केस ऑफ डेथ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें मैंने कहा 1 लाख रुपए का रिलीफ मिलता है। सबसे पहले इसमें डेथ रिपोर्ट है, FIR कॉपी है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट है, और साथ में बैंक डिटेल्स हैं, लीगल हेयर जो भी आते हैं उस फैमिली में। इसी तरह से जो डिसेबल्ड है उसमें हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, बैंक अकाउंट नंबर, FIR। तो ये 2 जो हमारी इंजरीज़ हैं,
इसके अलावा जो ग्रीवियस इंजरी है इसमें भी एफआईआर रिपोर्ट है, साथ में एक मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है जो सीएमओ साहब या बीएमओ साहब से भी ला सकते हैं, और बैंक अकाउंट नंबर। तो प्रोसेस हमने इसका बहुत सिंपल रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब इस फंड के बारे में बड़े ही कंसर्न्ड हैं। हमें इस साल 34 लाख रुपए आया था और लगभग हमने सारा 34 लाख रुपया लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जिसमें लगभग जो है 34 के करीब जो है हमारे डेथ केसेस हैं, इसमें आधे इंजर्ड भी आए हैं। तो अभी भी हमारे पास फाइल्स जो हैं बनी हुई हैं, हमने एडिशनल रिक्विजिशन दी हुई है। होपफुली बहुत जल्द हम वो पैसा और ले लेंगे डिपार्टमेंट से। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं कि 2022 के बाद जो भी एक्सीडेंट में डेथ हुई है या इंजरीज हुई हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप वो हमारे पास जमा करें ताकि हम उसका पूरा एक डेटाबेस तैयार करें, डिटेल्स तैयार करें और वो कमेटी में रख के आपकी फाइल्स जो है सेंक्शन करवा लें और आप तक जो है आपके हक का पैसा जो है आपको दिला दें। सर, आखिर पर एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? देखिए, मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगी अपनी आवाम को कि वो मेहरबानी करके ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। देखा गया है कि जो हमारा बारामूला टाउन है, यहाँ गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोग गाड़ियाँ जो है सड़कों पे रखते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो हमारे वेंडर्स हैं वो रोड पे आके अपनी रेडी को लगाते हैं, और ख़ासकर ये देखा गया है कि 4 साढ़े 4 के बाद पूरा रोड लगभग जो है मेन चौक की तरफ से सब्ज़ी मंडी वगैरह की तरफ से ब्लॉक होता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बार जो है इन्फोर्समेंट करना और हटाना जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ी ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। आप सब लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें ताकि हम बारामूला टाउन को खूबसूरत टाउन बनाएं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं चाहता हूं कि सारे जो है लोग मिल के बारामूला को कम से कम इस दर्जे पे पहुंचाएं कि हमारी यूटी में ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें ट्रैफिक कानून को लोग अच्छे से फॉलो करें। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, तो ये थे आज के हमारे मेहमान ARTO बारामूला, जिन्होंने आपको ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानकारी दी, और हम भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं इन ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए और अपनी जान बचाइए। तो इसी के साथ आप अपनी मेज़बान अफरोज़ा राथर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।